बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम। MTI 302 के लेक्चर में मैं आपको वेलकम करता हूं। दोस्तों, अगर मेरी वीडियोस आपको अच्छी लगती हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करें। तो चलिए आइए चलते हैं आज के लेक्चर की जानिब। आज हम पढ़ेंगे स्टैटिस्टिकल डाटा के बारे में। ठीक है। इंफॉर्मेशन इज कलेक्टेड बाय गवर्नमेंट डिपार्टमेंट, मार्केट रिसर्च, ओपिनियन पोलर्स एंड अदर्स। Information then has to be organized and presented in a way that is easy to understand। ठीक है। इनके ये जो इंफॉर्मेशन गवर्नमेंट कलेक्ट करती है, जैसी आपके समझ लें ये जो सेंसस होती है। सेंसस में क्या होता है कि आप गवर्नमेंट अपने इदारों के थ्रू हमारे से डाटा कलेक्ट करती है और फिर बताती है कि जनाब पिछले 10 साल में ये जितने 10 साल बाद तकरीबन होती है, तो 10 साल के बाद इतने % इंक्रीज हुए है आपकी आबादी। ठीक है। तो ये बेसिकली क्या है, ये हमारा स्टेटिस्टिकल डाटा जो होता है ये इसको एक ऑर्गेनाइज तरीके से जो है ना अरेंज करता है ताकि हमें पता चल सके कि क्या चीज़ इंक्रीज कर रही है, क्या चीज़ डिक्रीज कर रही है। यानी कि बार दफ़ा वो आपको बताते हैं कि जी पाकिस्तान में मर्दों की तादाद 52% है बिलफर्ज, और औरतों की तादाद कितनी होगी 48% है। तो ये किस तरह डिडक्शन करते हैं, ये हमारे से पहले इंफॉर्मेशन कलेक्ट करते हैं, फिर उस बेसिस पे ये एक ऑर्गेनाइज चार्ट्स वगैरह की सूरत में आपको प्रेजेंट करते हैं कि कौन सी मिकदार कितने % है। यानी कि अगर ये आपको किसी चार्ट की सूरत में दिखाएं तो वो एक बार चार्ट हो सकता है, पाई चार्ट हो सकता है, कोई भी चार्ट होगा जिस पे आपको शो हो रहा होगा, आपको समझ आ रही होगी कि भाई टोटल पॉपुलेशन के इतने % जो है ना आपका मर्दों पर मुश्तमिल और इतने % औरतों पर मुश्तमिल है और इतने % बच्चे हैं। और ये सारी जो सेग्रीगेशन है ये आपकी बेसिकली इस मॉड्यूल में हम स्टडी करेंगे। ठीक है। और बेसिस फॉर क्लासिफिकेशन, क्वालिटेटिव क्या हो सकती है, एट्रीब्यूट, सेक्स, रिलीजन। ठीक है। यानी कि क्वालिटेटिव समझ जिसको आप मेजर नहीं कर सकते। क्वांटिटेटिव होती है कि क्वांटिटी के हिसाब से भाई, यानी कि 1 2 3 4 ये क्वांटिटी है ना, जिस तरह आपकी हाइट है, हाइट, वेट, इनकम, ये आपकी क्वांटिटी के लिहाज से है, तो हम इसको क्वांटिटेटिव कहते हैं। जियोग्राफिकल, यानी कि पंजाब में इतने % आबादी है, सिंध में इतने % है, ठीक है, KPK में इतने % है, ये आपकी किस पे होगी, जियोग्राफिकल रीजन पे होगी। ये आगे बता भी रहा। क्रोनोलॉजिकल और टेम्पोरल, ठीक है। क्रोनोलॉजिकल एक होता है तरतीब के लिहाज से, इस इवेंट के लिहाज से, यानी कि 1970 से लेकर 1999 तक कितने % आबादी थी, यानी कि एक तरतीब से, वो आपका क्रोनोलॉजिकल होता है। बाय द टाइम ऑफ अक्रेंस, ठीक है, यानी कि कौन सा वाक्य किस टाइम अकर हुआ, वो आपका टाइम सीरीज में आ जाएगा। ठीक है। आगे आता है टाइप्स ऑफ क्लासिफिकेशन। देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्लासिफिकेशन, यानी कि वन वे हो सकती है। वन में मतलब एक ही करेक्टरिस्टिक्स होगी, जैसे आपकी पॉपुलेशन है। टू वे होगी तो उसकी 2 करेक्टरिस्टिक्स एट ए टाइम आपको बताई जाएंगी। ठीक है। यानी कि एक बंदा है, उसकी अगर बिलफर्ज सिर्फ आपको हाइट और वेट बता दी जाए, 2 चीजें, तो इसकी 2 करेक्टरिस्टिक्स बताई गई हैं, तो ये एक 2 वे हो सकती है। ठीक है। इसी तरह 3 वे भी हो सकती है, उसकी 3 एट्रीब्यूट्स बता देंगे तो आपको 3 वेज हो जाएगी। ठीक है। मेथड ऑफ प्रेजेंटेशन, ठीक है, ये जो आपने डाटा इकट्ठा किया इसको आप फिर प्रेजेंट कैसे कर सकते हैं। एक तो ये कि आप टेक्स्ट की सूरत में, एक पेज है उस पर एक, जिस तरह ये आपकी बुक है, ठीक है, ये हम पढ़ रहे हैं तो ये टेक्स्ट है, तो टेक्स्ट की सूरत में भी हो सकती है। जैसे ये मिसाल दे रहा है, मेजॉरिटी ऑफ पॉपुलेशन ऑफ पंजाब इज लोकेटेड इन रूरल एरियाज। ठीक है, ये हो सकता है। या टेबुलर फॉर्म में हो सकती है। ठीक है, एक आपको टेबल दिया हो उस फॉर्म में हो सकती है। डाटा इन रोज, ठीक है, यानी कि ये जो आपकी एक्सेल शीट है इस पे हो सकती है। ठीक है। टेबुलर फॉर्म विद रोज एंड कॉलम्स, ठीक है, उधर अलग से रोज एंड कॉलम्स बने हो, एक्सेल शीट में अलग से बॉर्डर दी हो जिस पे एक रोज और कॉलम की सूरत में आपको अगर कोई डाटा दिया तो वो टेबल्स की सूरत में होगा। ग्राफिक्स, ठीक है, आपको ग्राफिक्स दिखाए जाए मुख्तलिफ किस्म के, जिसमें मुख्तलिफ प्रपोर्शन अलग से कलर की गई हो, तो आपको समझ आ जाएगी कि इतने पोर्शन जो है ना ये आपका और चीज़ है, इतने पोर्शन उसका किसी और चीज़ में। जैसे यही जो चीज़ लिखी हुई है कि द मेजॉरिटी ऑफ पॉपुलेशन ऑफ पंजाब इज लोकेटेड इन रूरल एरियाज, अगर इसको हम ग्राफिक्स की सूरत में लिखेंगे तो हमें इसकी परसेंटेज देनी पड़ेगी कि इतने % रूरल में है और इतने % आपके अर्बन एरियाज में है। तो वो आप मुख्तलिफ उसको कलर देंगे, कलर दे के आप दिखा देंगे कि भाई इतने % आपका रूरल एरियाज है और इतने % आपके अर्बन एरियाज हैं। ठीक है। इस तरह चार्ट्स और ग्राफ की सूरत में भी आप बता सकते हैं कि जी इतने % आपके
रूरल में रहते हैं और इतने परसेंट आपके अर्बन में रहते हैं। ठीक है, आगे ग्राफ की टाइप्स कितनी कितनी हो सकती हैं। पिक्चर ग्राफ, ठीक है, कॉलम ग्राफ, लाइन ग्राफ, सर्कल ग्राफ, कन्वर्जन ग्राफ, ट्रैवल ग्राफ, हिस्टोग्राम, फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन, क्युमुलेटिव पॉलीगॉन और ओजाइव। ठीक है, पिक्चर ग्राफ देख लेते हैं कि पिक्चर ग्राफ क्या है। ठीक है, ये देखें, ये नीचे आपको पिक्चर शो हो रही है। ठीक है, ईच कार रिप्रेजेंट 10 कार्स। ठीक है, तो ये आपको बता रहा है कि एक कार, यानी कि अगर एक रोड है उस पर मुख्तलिफ टाइम में मुख्तलिफ गाड़ियां गुजरती हैं। ठीक है, तो वो आगे टाइम बताया जाएगा कि 2 से 3 तक अगर 20 गाड़ियां गुजरी हैं ना, तो इसका मतलब क्या होगा, 2 कारें होंगी। 2 कारें होंगी तो इसका मतलब क्या होगा, 20 गाड़ियां गुजरेगी। तो ये आपका पिक्चर ग्राफ में हम इस तरह शो करते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं सेक्टर ग्राफ। ठीक है, सेक्टर आपको पता है कि पूरा सर्कल है वो 360 है। ठीक है, उससे मुख्तलिफ प्रोपोर्शन है। जैसे आप अपने LMS पे जाएं, उस पे ग्रेडिंग स्कीम है, उस ग्रेडिंग स्कीम को आप देखें तो मुख्तलिफ प्रोपोर्शन होगा कि 35% आपका मिड है या 10% मिड है या 20% क्विजेज है, फाइनल टर्म आपका 65% इंक्लूड होगा। तो वो आपका क्या होगा, सेक्टर ग्राफ होगा। ठीक है, ये नीचे आपको दिखा भी रहा है मुख्तलिफ कलर करके। ठीक है, आगे चलते हैं कॉलम एंड बार ग्राफ। ठीक है, ये देखिए, इस तरह के ग्राफ तो आपने देखे होंगे। ये आपको एक कॉलम एंड बार ग्राफ है। ठीक है, इसमें भी मुख्तलिफ प्रोपोर्शन दिखा सकते हैं। ठीक है, ये 2 है ना मुख्तलिफ प्रोपोर्शन, तो इसमें एक को कलर और दिया हुआ है, दूसरे को कलर और दिया हुआ है। ठीक है, लाइन ग्राफ, ये इसने एक लाइन की सूरत में डाटा को शो किया है। ये स्टूडेंट्स की कुछ हाइट है, ये वो दिखा रहा है। ठीक है, इधर इसने हाइट दी हुई है और इधर इसने नंबर ऑफ स्टूडेंट्स या नंबर ऑफ स्टूडेंट्स सॉरी ये उसकी एज दी होगी, इतनी एज पे तकरीबन बच्चों की जो हाइट है वो इस पॉइंट पे है। ये आपके पॉइंट्स हाइट को शो कर रहे हैं। ठीक है, और ये आपकी एज को शो कर रहे हैं कि कितने साल का बच्चा है। आगे चलते हैं, ये हुई दोबारा मिसाल दे रहा है। ठीक है, लाइन चार्ट विद मल्टीपल सीरीज। ठीक है, ये मुख्तलिफ किस्म की अगर आपके पास 2-3 सीरीज हैं तो आप उनको एक ही ग्राफ में प्लॉट कर सकते हैं इस तरह। ठीक है, इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि दोनों में कंपैरिजन भी कर सकते हैं कि जनाब ये चीज़ जो है ना ये ऊपर है तो इसका मतलब है ये इसकी क्वांटिटी ज़्यादा है। ठीक है, आगे चलते हैं लाइन ग्राफ। ठीक है, ये एक लाइन ग्राफ जो आपको पहले दिखा, ये एक लाइन की सूरत में जा रहा है तो ये आपका लाइन ग्राफ है। ठीक है, इसमें मुख्तलिफ ये काज़ ऑफ डेथ मेल्स एंड फीमेल्स, ये उसने कंपैरिजन दिखाया। ये 2 लाइनें, एक मेल की और एक फीमेल की है। ठीक है, तो ये मुख्तलिफ एज पे हार्ट अटैक की जो है ना, ये आपके नंबर ऑफ डेथ्स दिखा रहा है और ये आपकी एज दिखा रहा है। ये यानी कि औरतों और मर्दों की किस एज पे कितनी डेथ्स होती हैं, तो ये उसका एक लाइन ग्राफ है। ये फिर मुख्तलिफ सिटीज के टेम्परेचर की मिसाल दे रहा है आपको। सेंट्रल टेंडेंसी, द टर्म सेंट्रल टेंडेंसी रेफर टू द मिडल वैल्यू। ठीक है, सेंट्रल टेंडेंसी, जैसे सेंट्रल से आपको आइडिया हो रहा होगा कि ये मिडल वैल्यू की बात कर रहा है। measure of central tendency or measure of the location of middle or center of distribution. The mean is the most commonly used of measure of central tendency, यानी कि मिडल वैल्यू को फाइंड करने का जो सबसे ज्यादा यूज होने वाला तरीका है वो आपका मीन है। मीन का मतलब क्या है कि जितनी वैल्यूज हैं उन सबको ऐड कर लें और नंबर ऑफ वैल्यूज, यानी कि अगर 3 वैल्यूज आपको ये दी हुई है ना तो इसने डिवाइडेड बाई 3 किया है और इन सबको जमा कर दिया है। ठीक है, तो आपके पास जो आंसर है वो 7 आ गया और इस तरह हम मीन फाइंड कर सकते हैं। आगे है मीडियन। मीडियन का मतलब क्या है कि आपने कोई भी डाटा दिया उसको आपने पहले एक तरतीब में अरेंज करना है। ठीक है, और तरतीब में किस तरह, ये असेंडिंग ऑर्डर में है। ठीक है, यानी 3, 6, 11, 14, 19, 19, 21, 24, 31। ठीक है, यानी कि आपने एक पहले तरतीब में करना है, असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में इसको पहले आपने अरेंज करना है। अरेंज करने के बाद आपने जितनी भी वैल्यूज होंगी ना उनका जो मिडल वैल्यू होगी उसको आपने एज ए मिडल लेना है, यानी कि मीडियन लेना है। मीडियन आप उसको कह सकते हैं। जैसे ये 9 वैल्यूज हैं तो इसमें आपने ये 4 इस तरफ हो गई, सॉरी ये कितनी वैल्यूज है, 2, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9 वैल्यूज हैं तो 4 एक तरफ हो जाएंगी और 4 दूसरी तरफ हो जाएंगी तो आपके पास मिडल वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, ये 2, 4, ये 19 इधर गलत रखो, वैसे 19 ये बनता है लेकिन दोनों ही 19 है तो इस वजह से इसने इसको लिख दिया। वैसे ये वाला 19 होना चाहिए था क्योंकि 4 वैल्यूज इस तरफ हो जाएंगी, 4 इस तरफ हो जाएंगी तो जो आपकी
ये दरमियान वाली वैल्यू बनेगी, ये आपकी मीडियन कहलाएगी। लेकिन अगर 10 वैल्यूज हों तो आप क्या करेंगे, आप मिडल वाली 2 वैल्यूज लेंगे, उनका आप एवरेज लेंगे। यानी कि अगर ये 10 वैल्यूज होती तो आप क्या लिखते हैं, 19 + 19 डिवाइडेड बाई 2, तो जो आपके पास वैल्यू आती वो आपकी मीडियन कहलाती। आगे आ जाता है मोड। मोड क्या है कि जो वैल्यू आपकी सबसे ज्यादा अकर कर रही वो आपका मॉड कहलाता है, ठीक है। जैसे इसमें आप देख रहे हैं कि सबसे ज्यादा जो टाइम अकर कर रही वो आपकी 1 है, 1 आई थिंक सबसे ज्यादा अकर कर रही है, तो 1 आपका क्या होगा, मोड होगा। ये आपको अभी बता रहा है कि हम डाटा को ऑर्गेनाइज कैसे करेंगे, ठीक है। ये हो सकता है कि आप इसको एक तरतीब से लिख लें जिस तरह ये लिखा हुआ है, या एक स्टेम एंड लीफ डिस्प्ले होता है बिल्कुल इस तरह जिस तरह पौधा नहीं होता, पौधे के बिल्कुल पत्तों की तरह जो है ना डिस्प्ले, हम उसको भी देख लेंगे कि वो किस तरह है। आगे है कि फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, कम्युलेटिव डिस्ट्रीब्यूशन, ये मुख्तलिफ तरीके हैं, ये हम आगे डिस्कस करेंगे तो आपको समझ आ जाएगी कि इनका मतलब क्या है, ठीक है। आगे चलते हैं। सबसे पहले है स्टेम एंड लीफ, ठीक है। स्टेम एंड लीफ में क्या होता है, आप ये देखें, ये आपने एक डाटा लिया, उसको आपने एक ऑर्डर फॉर्म में लिखा है। आपने पहले वाला जो हिस्सा है 2, इसको एक साइड पे लिखे है, और इसके जितने भी आगे यानी कि 21, 24, 24, 26, 27, 27, इसके आपने जो सेकंड वाले हिस्से हैं वो आपने इधर लिख दिए, 1, 4, 4, 6, 7, 7, ठीक है, इतने तक है। फिर 3 आ गया, चेंज हो गया हिस्सा, तो 3 आपने नीचे लिख दिया, उसके आगे 0 होगा तो 30 होगा, ठीक है। 2 है तो 2 इधर लिख दिया, 8 है तो 8 इधर लिख दिया, आगे 4 है, 4 को इधर लिख दिया, और इसके आगे 1 ही है तो 41। अब हम इसको जब इंटरप्रेट करेंगे तो आप यानी कि इतनी छोटी जगह आपने इतनी सारी वैल्यूज को लिख लिया, तो इस तरह हम ऑर्गेनाइज करते हैं। ये बिल्कुल ऐसे लग रहा है जैसे एक दरख्त की शक्ल है, ठीक है, इसलिए इसको स्टेम और लीफ, यानी कि स्टेम से मुराद एक ही है, 2 है, 2 से आगे 21, 24, 24, 26 ये जनरेट हो रहे हैं मुख्तलिफ इंटीजर, तो ये इसका स्टेम हो गया, ठीक है। और आगे इसके मुख्तलिफ किस्म के, एक किस्म के आप पत्ते कह सकते हैं कि 21, 24, 24, 26 इस तरह, ठीक है। तो हम इसको इस तरह जो है ना जनरेट करते हैं आपके स्टेम एंड लीफ के चार्ट को। आगे चलते हैं। आगे है टेबुलेटिंग एंड ग्राफिंग यूनिवेरिएट कैटेगोरिकल डाटा, यानी कि यूनिवेरिएट उसमें एक ही कैटेगरी हो, जैसे नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन पंजाब, ठीक है, या नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन कॉलेजेस, ये आपका एक ही कैटेगरी है नंबर ऑफ स्टूडेंट्स की। तो उसको हम किस तरह प्रेजेंट कर सकते हैं, हम उसको समरी की सूरत में प्रेजेंट कर सकते हैं, बार एंड पाई चार्ट या प्रीतो डायग्राम, ठीक है। ये आगे जाएंगे तो ये सारी बार चार्ट और पाई चार्ट आपको अलग से डिफाइन करके बताऊंगा कि इसका मतलब क्या होता है, पाई चार्ट क्या होता है, बार चार्ट क्या होता है, ठीक है। अगर बाई वेरिएट हो यानी कि एक से ज्यादा कैटेगरीज हो तो हम उसको फिर किस तरह करेंगे, साइड बाय साइड बार चार्ट से भी डिनोट कर सकते हैं, कॉन्टिजेंसी टेबल की मदद से भी हम उनको ऑर्गेनाइज कर सकते हैं। आगे है टेबुलेटिंग न्यूमेरिकल डाटा, ग्रुप डाटा इनटू क्लासेस। सबसे पहले आपने उनको क्लासेस में क्लासिफाई कर लेना है। सबसे पहले क्या करेंगे इसमें कि हम जो रॉ डाटा है उसको एक असेंडिंग आर्डर में लिख लेंगे, उसके बाद उसकी रेंज फाइंड कर लेंगे, मैक्सिमम में से मिनिमम वैल्यू को आप माइनस करेंगे तो आपके पास रेंज आ जाएगी, ठीक है। आगे आपने नंबर ऑफ क्लासेस डिटरमिन करनी है, ठीक है, और मैक्सिमम मिनिमम आपकी 5 होनी चाहिए, यानी कि 5 क्लासेस से कम नहीं होना चाहिए, फिर बहुत जो है ना वो अनरीडेबल फॉर्म में आ जाता है कि 5 से कम क्लासेस हो तो फिर उससे आप कोई इंटरप्रेट नहीं कर सकते, ठीक है। आगे है कंप्यूट द क्लास विड्थ, ठीक है, फाइंड क्लास विड्थ बाय डिवाइडिंग द रेंज बाय द नंबर ऑफ क्लासेस एंड राउंड अप, ठीक है। आपने क्या करना है कि रेंज को डिवाइड कर देना है नंबर ऑफ क्लासेस पे, तो आपके पास क्लास विड्थ आई जाएगी, और आपने राउंड अप करना है, यानी कि अगर आ जाए ना 5.2 तो उसका मतलब है आपने 6 करना है, ठीक है, राउंड अप नॉट ऑफ, यही वो नीचे यही आपको उसने बता दिया है, ठीक है। आगे बता रहा है कि अगर आपके पास जो आती है रेंज आती है, रेंज डिवाइडेड बाय द नंबर ऑफ क्लासेस गिव्स एन इंटीजर वैल्यू, ठीक है। अगर आपके पास क्लास जो नंबर आता है वो एक इंटीजर आता है, जैसे 5 आ जाता है, तो आपने क्या करना है, या तो क्लास विड्थ को एक प्लस कर देना है, अगर क्लास विड्थ को नहीं करते तो आप नंबर ऑफ क्लासेस एक एक्स्ट्रा उसमें ऐड करेंगे, तब आप यानी कि आगे कैलकुलेशन करेंगे, ठीक है। आगे है डिटरमिन क्लास बाउंड्रीज,
ठीक है, आपने क्लास की बाउंड्रीज को डिटरमाइन करना है। किस तरह? जो सबसे लोअर वैल्यू है ना उसको आपने एज ए फर्स्ट क्लास लेना है। ठीक है, यानी कि इसमें आपको अभी मिसाल दे रहा है कि 10 जो है ना आपकी लोअर क्लास लिमिट है, तो ये आपकी फर्स्ट क्लास हो जाएगी। उसमें फिर आपने ये क्लास विड्थ को ऐड करते जाना है, तो आपके पास नेक्स्ट जो है ना क्लासेस डिटरमिन होती जाएंगी। ठीक है, आगे अपर क्लास लिमिट को फाइंड करने के लिए क्या करना है आपने? टू फाइंड द अपर लिमिट ऑफ द फर्स्ट क्लास सब्ट्रैक्ट 1 फ्रॉम द लोअर लिमिट ऑफ द सेकंड क्लास। ठीक है, सेकंड क्लास आपकी 20 बनी है, 20 में से एक माइनस करके आपने 19 लिया, तो ये आपकी अपर लिमिट है फर्स्ट क्लास की। ठीक है, फिर बाकी किस तरह फाइंड आप करेंगे? 29, यानी कि फिर आप 19 में 10 जमा करेंगे तो 29 आ जाएगा, फिर 39 और 49, इस तरह आप क्लास बाउंड्रीज फाइंड कर सकते हैं। आगे आपने मिडिल क्लास, अगर मिडिल पॉइंट फाइंड करना है तो वो तो बड़ा आसान सा काम है। आप लोअर लिमिट और अपर लिमिट को ऐड कर लें और डिवाइडेड बाय 2 कर लें, तो आपके पास मिड पॉइंट आ जाएगा फर्स्ट क्लास का। ठीक है, ये तो फर्स्ट क्लास का इसने एग्जांपल दिए, कोई भी क्लास हो सकती है। आगे क्लास इंटरवल आपने किस तरह कंप्यूट करने हैं। ठीक है, फर्स्ट क्लास लोअर लिमिट इज 10, हायर लिमिट इज 19, तो हम इसको एज इंटरवल किस तरह लिखेंगे? 10 to 19। ठीक है, यानी कि 10 से बड़े और 19 तक, यानी कि 10 बट अंडर द 20, यानी कि 10 से 19 तक जो भी आपकी कोई भी डाटा आएगा वो आपका फर्स्ट क्लास में आ जाएगा। ठीक है, इसी तरह 20 से 29 है, 30 से 39 है, 40 से 49 है और 50 से 59 है। ठीक है, और आपको आगे ये पॉइंट्स बता रहे हैं, ये आपने पढ़ लेने हैं, ये बड़े इंपॉर्टेंट है कि आपकी क्लासेस जो है ना 5 से 15 के दरमियान होनी चाहिए, और इस तरह आगे ये जो आगे लिखे हैं 6 पॉइंट्स, ये आपने लाजमी देख लेने हैं। ठीक है, आगे आपने देख लेना है कि आपके पास डाटा क्या है। ठीक है, जैसे 10 और 19 के दरमियान अगर कोई से 3 अदद है, जैसे आपका हो सकता है 11, 15 और 16, ये 3 है, तो आपने सिंपल आगे 3 लिख देना है, ये आपने 3 लिख दिया। 20 और 29 के दरमियान अगर 6 हैं, आप कह सकते हैं 21 2 बार आया है तो 2 बार लिख लें। इस तरह करके आपने क्या करना है? फ्रीक्वेंसी की फॉर्म में इसको लिख देना है। तो टोटल फ्रीक्वेंसी आपके पास कितनी है, इन सबको ऐड कर देंगे तो टोटल फ्रीक्वेंसी आपके पास आ जाएगी 20। ठीक है, आगे है दूसरा कंसेप्ट, कौन सा है? रिलेटिव फ्रीक्वेंसी ऑफ ए क्लास, फ्रीक्वेंसी ऑफ द क्लास इंटरवल डिवाइडेड बाय टोटल फ्रीक्वेंसी। ठीक है, जैसे देयर आर 3 ऑब्जर्वेशन इन द फर्स्ट क्लास इन इंटरवल 10 to 19, द रिलेटिव फ्रीक्वेंसी इज 3 डिवाइडेड बाय 20। ठीक है, यानी कि क्लास इंटरवल 3 और टोटल पे डिवाइड कर दे तो आपके पास आ जाएगी रिलेटिव फ्रीक्वेंसी आ जाएगी। आगे है परसेंट रिलेटिव फ्रीक्वेंसी, ये सिंपल, आप जब इसको 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे इस वाली फ्रीक्वेंसी को, तो आपके पास परसेंट आ जाएगी इसकी। ठीक है, आगे चलते हैं। आगे आ जाता है कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी। कम्युलेटिव से जैसा आपको नाम से ही पता चला है, कम्युलेटिव यानी कि आपने जमा करना है। ठीक है, तो क्या करना है? आप सेकंड क्लासेस में आपने फर्स्ट वाली को जमा कर दिया, 3 पहले आ गया प्लस 6 सेकंड का आ गया, तो आपके पास 9 आ गया। ठीक है, इस तरह आप जमा करते जाएंगे तो आपके पास कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी आ जाएगी। परसेंट कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी, परसेंट क्या है कि आपने क्या करना है? रिलेटिव फ्रीक्वेंसीज लेकर उनको जमा कर लेना है। जैसे 3 है ना, 3 डिवाइडेड बाई 20 आपके पास कितना आता था? 0.15, और जब इसका परसेंट कम्युलेटिव हम निकालते थे तो वो 15% बनता था, तो इस तरह हमने 15 लिख दिया इधर। ठीक है, फिर 15 आगे 6 का कितना बनता था? 30% बनता था, तो इस तरह करके हम कम्युलेटिव परसेंट कम्युलेटिव रिलेटिव फ्रीक्वेंसी लिख सकते हैं, और ये आपके एंड पे हमेशा 100 आएगा। ठीक है, उम्मीद है दोस्तों ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। नेक्स्ट हम किसी और टॉपिक पे डिस्कस करेंगे। खुदा हाफिज।